हेलो दोस्तों, ये कहानी का 22वां भाग है। अगर आप इस कहानी के पहले के 21 भाग को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। पिछले भाग में आप सबने पढ़ा कि हर्षद भाई और भावना बहन के साथ एक अनजान लड़की को देखकर गौरी के साथ साथ सभी लोग चौंक पड़ते हैं और सबके मन में जिज्ञासा होती है कि ये आखिर है कौन। अपने मम्मी पापा के साथ किसी अनजान लड़की को देखकर गौरी भी आश्चर्यचकित थी। थोड़ी देर के बाद जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तब उसने पूछ ही लिया, मम्मी आपके साथ गौरी कैसे आ गई? यही पूछना चाह रही हो ना? इसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, छुट्टियां हो गई थी, इसलिए वापस घर लौट आई। ये तुझसे मिलने की जिद कर रही थी, इसलिए मैं इसे लेकर यहाँ आ गई। भावना बेन ने गौरी की बात को पूरी होने से पहले ही काटते हुए अपनी बात कह दी। ठंड के मौसम में भी उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। पल भर के लिए भी बात संभालने में देर हो जाती तो फिर और भी ज़्यादा परेशानी हो जाती। गौरी समझ चुकी थी कि दाल में कुछ काला है, इसलिए अपनी माँ की बात पर उसने कुछ खास व्यक्त नहीं किया और आगे बढ़कर सांबवी को गले लगाते हुए कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे मेरी याद तो आई। अच्छा, तो ये अनामिका की जुड़वा बहन गौरी है। बहुत अच्छा किया आपने जो इसे यहाँ लेकर आई। अब आप इसे यहाँ पर अनामिका से मिलवाने के लिए लाई हैं तो थोड़े दिनों के लिए यहीं रहने दीजिए ताकि दोनों बहनें जी भर के बातें कर सकें। सम्राट की मम्मी ने खुश होते हुए कहा। तब तक अबीर भी वहाँ आ चुका था। उसने भी सांभवी को देखकर कहा, अच्छा तो यही है आपकी छोटी बहन गौरी। ये तो आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। मैं कई बार आपके घर गया लेकिन इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। हमने तुम्हें बताया ना बेटे कि ये शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी, भावना बेन ने अबीर से कहा। अबीर ने जब सांभवी की ओर देखा तो न जाने क्यों उसकी नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थी। एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। गौरी की आंखें उसे कुछ बोलती हुई महसूस हो रही थी। ये खिंचाव कुछ ऐसा ही था जब वे अनामिका की आंखों में देखा करता था, उससे बातें किया करता था। अबीर ने अपने मन में आए हुए विचारों को झटक दिया और सोचने लगा, ये तो अनामिका की छोटी बहन गौरी है। मेरी तो कभी मुलाकात भी नहीं हुई, तो फिर भला इससे कोई लगाव कैसे हो सकता है? और वैसे भी अनामिका के साथ उसके रिश्ते में इतनी दूरियां आ चुकी थी कि अब वे अनामिका को आप कहकर संबोधित करता था। लेकिन फिर भी उसने ये कभी नहीं कहा कि अबीर भैया आप मुझे आप कहकर क्यों बुलाते हैं। अबीर बेचारा ये कहाँ जानता था कि जिसे वे अनामिका समझ रहा है वे गौरी है और गौरी की जगह जो लड़की आई है वे अनामिका सांभवी है। और फिर इधर गौरी भी इस बात को कहाँ जानती थी कि अनामिका और अबीर आपस में कितना घुले मिले हुए हैं, किस रिश्ते की डोर से बंधे हुए हैं। लिहाजा चारों ओर गलतफहमी की एक धुंध सी छा गई थी। रात का खाना खाने के बाद सारे लोग अपने अपने कमरे में चले गए। गौरी तो इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। वे अपने मम्मी पापा के कमरे में गई। उसने सांभवी की ओर अजनबी नज़रों से देखते हुए कहा, मम्मी पापा आप लोग अचानक से यहाँ कैसे आ गए? और ये कौन है जिसे आप लोग मेरा नाम दे रहे हैं? जरा धीरे बोल बेटी, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन ले। और ये कोई गैर नहीं, हमारी सांभवी है, भावना बेन ने गौरी को दबी जुबान में समझाते हुए कहा। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो कोई और लड़की है, इसे आप सांभवी कैसे बता रही हैं? गौरी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। इस पर हर्षद भाई और भावना बेन ने सारी बातें विस्तार से बताई। गौरी को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि सामने बैठी हुई ये सुंदर सी लड़की उसकी जुड़वा बहन सांभवी है। लेकिन उसके हाथों में बने हुए निशान और उसकी सारी बातें इस बात का सबूत थी कि ये वही सांभवी है। अब क्या होगा मम्मी? सम्राट और उसके घर वालों को हम इस बात का कैसे यकीन दिलाएंगे कि उनकी असली अनामिका मैं नहीं बल्कि ये अनजान लड़की सांभवी है? गौरी ने घबराहट में अपना सर पकड़ते हुए कहा। यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। हम तो दोनों ओर से मुसीबत में हैं। अगर हम उन्हें सच्चाई बता दें कि हमने दुर्घटना वाली बात छुपाकर
अनामिका की जगह तुम्हारी सगाई करवा दी है और अब ये लड़की असली अनामिका है, तो ये लोग हमारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। हर्षद भाई ने दुख और विषाद भरे स्वर में कहा। पूरे कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस छाया हुआ था। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे अब क्या करे। वहीं दूसरी ओर गौरी के मन में अब छल आने लगा था। एक साधारण परिवार से अचानक से वे एक अरबपति घराने की बहू बनने जा रही थी और सम्राट जैसे लड़के को पति के रूप में पाकर अपने आप को धन्य समझ रही थी। सोने की थाली में परोसे गए 56 भोग उसके मुंह तक आकर छीनने जा रहे थे। गौरी के मन में एक कसक सी उठी। उसे अब अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी थी। उसे ये सोचकर बहुत तकलीफ हो रही थी कि ये सारा सुख और सारा वैभव उससे जल्द ही छीन जाने वाला है। लेकिन तभी उसके दिल ने कहा कि इस नए चेहरे के साथ भला कौन इसे अनामिका मानेगा। घर वालों और दुनिया वालों की नज़र में तो सम्राट की मंगेतर और वे पहले वाली मासूम सी अनामिका मैं ही हूँ। ख्याल आते ही गौरी के दिल में बहुत तसल्ली हुई। ऊपरी मन से अपनी बहन को गले लगाया और कहा, इन सब की नज़रों में तुझे अपने आप को साबित करना होगा कि तू अनामिका है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो तू क्या करेगी? यही तो मेरी समझ नहीं आ रहा है कि इस बदले हुए चेहरे के साथ मैं अपने आप को कैसे प्रूव करूंगी कि मैं ही उनकी अनामिका हूँ। सांभवी ने अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा। तभी हर्षद भाई उठे और आगे बढ़कर अपनी दोनों बेटियों को गले से लगाते हुए बोले, मेरी दोनों बेटियों के लिए परीक्षा की घड़ी है। मैं सांभवी को यहाँ इसलिए लाया हूँ कि इसका चेहरा बेशक बदल गया हो, लेकिन इसके व्यवहार और आचरण की वजह से शायद घर वालों को कोई फर्क महसूस हो और वे खुद से इस अंतर के बारे में पूछें, और जब उन्हें किसी बात की आशंका होगी तब हम उन्हें सारी बात बता देंगे। अपने पिता की बात सुनकर गौरी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वे लोग सांभवी को यहाँ छोड़कर जाएंगे। गौरी इस बात को अच्छी तरह समझ रही थी कि वे अपनी बहन का हक छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब वे भी अपने दिल के हाथों मजबूर थी। दूसरी ओर अबीर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अनामिका की बहन गौरी के बारे में सोच रहा था, जो वास्तव में अनामिका ही थी। न जाने क्यों उसकी निश्चल मुस्कान और आंखें उसे अपनी ओर खींच रही थी और उसे पहली वाली अनामिका की याद दिला रही थी। सभी लोग अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटे हुए थे। किसी के भी आंखों में नींद नहीं थी। सांभवी सोच रही थी कि अगर सम्राट उसके प्यार को और उसके दिल की आवाज़ को नहीं पहचान पाया तब वे क्या करेगी। दूसरी ओर गौरी सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे इस घर से वापस जाना पड़े, क्योंकि उसे अब इस शानो शौकत की आदत सी हो गई थी। भावनाबेन और हर्षद भाई ये सोच सोचकर परेशान थे कि इन दोनों बहनों में से एक का दिल तो टूटेगा ही, और ये सब कुछ उनकी एक छोटी सी गलती के कारण हुआ है। काश उन्होंने झूठ नहीं कहा होता और सांभवी की जगह गौरी को नहीं भेजा होता तो शायद आज ये समस्या नहीं होती। लेकिन अब तो बाजी हाथ से निकल चुकी थी और आगे क्या होगा ये सिर्फ और सिर्फ भविष्य के गर्त में छुपा हुआ था। हमेशा की तरह आज भी सांभवी की आंख सुबह 5 बजे खुल चुकी थी। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर वे बाहर गार्डन में टहलने चली गई। फूलों और पेड़ पौधों के ऊपर पड़ी हुई उसकी बूंदें मोतियों के समान चमक रही थी। सांभवी पेड़ पौधों को सहलाते हुए टहल रही थी। सम्राट भी अपने जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। अचानक से उसकी नज़र भी सांभवी पर जा टिकी। सांभवी के काले घने लंबे बाल हवा के झोंकों से लहरा रहे थे। अचानक से सम्राट चौंक गया। आज इतने महीनों के बाद उसे अपनी अनामिका की वही मनमोहक चाल देखने को मिल रही थी। सम्राट को अनामिका की चाल इतनी अच्छी लगती थी कि वे उसे निहारता रहता था। धीमे धीमे एक के बाद एक उठते हुए पग जमीन पर ऐसे गिरते थे मानो वे फूलों पर नजाकत के साथ कदम रख रही हो। काफी देर तक वे उसे देखता रहा, लेकिन जैसे ही उसने चेहरा देखा तो चौंक गया। ये अनामिका नहीं बल्कि उसकी बहन गौरी थी। ऐसा कैसे हो गया? उसकी अनामिका के चलने और बोलने का अंदाज कैसे बदल गया? और बिल्कुल वही अंदाज गौरी का क्यों है? ये सब बातें उसके सोच से परे थी। उसने अपने सर को एक झटका दिया और वापस अपनी एक्सरसाइज में व्यस्त हो गया। हाय,
कैसी हैं आप? लगता है आपको भी सुबह उठकर घूमने का शौक है। अबीर ने कहा। शांभवी को गार्डन में टहलते हुए देखकर वे भी वहां आ चुका था। अबीर को देखकर शांभवी मुस्कुराई और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अबीर भैया। सुबह उठकर टहलने से पूरे दिन के लिए ताजगी मिल जाती है। उसकी बात सुनकर अबीर को मानो 440 वोल्ट का झटका लगा। उसने चौंक कर शांभवी की ओर देखा। वही मुस्कुराहट, वही निर्दोष आंखें और फिर उतने ही प्यार और अपनत्व के साथ अबीर भैया का संबोधन, जिसको सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो अनामिका की बहन गौरी है और मेरी तो पहले कभी इससे कोई बात भी नहीं हुई। लेकिन फिर भी ये पहले वाली अनामिका के अंदाज में क्यों बोल रही है? क्या हुआ आबिर भैया? आप किस सोच में डूब गए? चलिए अंदर चलते हैं, क्योंकि अंकल आंटी के उठने का वक्त हो गया है, शांभवी ने कहा और फिर वे घर के अंदर चली आई। गौरी अभी भी सो रही थी, जबकि घर के सारे लोग जग चुके थे। चाय नाश्ता करने के बाद हर्षद भाई ने सम्राट के मम्मी पापा से विदा लेते हुए वापस अपने घर जाने की आज्ञा मांगी। अब आप जाने की इतनी जिद कर रहे हैं तो हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन हाँ, इसी तरह बीच बीच में आते रहिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और अपनी दूसरी बेटी गौरी को यहाँ छोड़ जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बीरा सिंघानिया ने हर्षद भाई से कहा और फिर हर्षद भाई के जाने का प्रबंध करवा दिया। शांभवी को अपनी बहन गौरी की आंखों में खुद के लिए एक अजीब सी वृत तृष्णा नजर आ रही थी, जबकि वहीं घर के सारे लोग उसके आने से बहुत खुश थे। शांभवी दिन भर बैठे बैठे बोर हो गई। कोई भी उसे कुछ काम नहीं करने दे रहा था, क्योंकि सभी उसे मेहमान समझ रहे थे। उसने देखा गौरी पूरे दिन अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसने एक बार भी निकलकर ना तो रसोई में काम देखा, ना ही सम्राट के मम्मी पापा के कमरे में जाकर उनका हालचाल पूछा। शांभवी इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि सम्राट की मम्मी के पैरों में बहुत दर्द रहा करता है। अक्सर वे बहुत सी जड़ी बूटियों को तेल में उबालकर उस तेल से उनके पैरों की मालिश किया करती थी, जिससे उन्हें बहुत आराम मिलता था। उसने देखा मिसेस सिंघानिया अभी भी थोड़ा लंगड़ाकर चल रही थी। ये देखकर वे गार्डन में गई और वहां से बहुत सारी जड़ी बूटियों को तोड़ लाई। उसे तेल में गर्म करके उस तेल को लेकर उनके कमरे में गई। अरे गौरी पुत्र, ये तेरे हाथ में क्या है? सम्राट की मम्मी ने शांभवी से पूछा। आपके पैरों में दर्द है ना आंटी जी? इस तेल की मालिश से बहुत आराम मिलेगा। लाइए, मैं मालिश कर देती हूँ। इतना कहकर शांभवी ने तेल का कटोरा रखा और उनके पैरों की मालिश करने लगी। उसे इस तरह अपने पैरों की मालिश करते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। साथ ही उनके पैर के दर्द को भी तुरंत ही थोड़ा आराम आ गया। दूसरे ही पल उन्हें इस बात का ख्याल आया कि आज कई महीनों से अनामिका से इस जड़ी बूटी वाले तेल से पैरों की मालिश के लिए कह रही हैं, लेकिन आज तक ना तो उसने तेल बनाया, ना पैरों की मालिश की। लेकिन आज उसकी बहन गौरी ने बिना कहे ही ठीक उसी तरह तेल तैयार किया और उतने ही प्यार से उनके पैरों की मालिश की। न जाने क्यों उनके दिल में भी एक प्रश्न कांटे की तरह चुभ गया। सम्राट और अबीर ने भी जब शांभवी को इस तरह मिसेस सिंघानिया के पैरों की मालिश करते हुए देखा तो वे भी चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में सवालिया अंदाज से देखा। अबीर मन ही मन सोच रहा था, आखिर ये हो क्या रहा है? ये लड़की अनामिका की बहन गौरी है, लेकिन इसके सारे अंदाज, हाव भाव और काम अपनी बहन अनामिका वाले हैं। वहीं दूसरी ओर अनामिका बिल्कुल बदल चुकी है। ऐसा क्यों? ये किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज नाश्ता करते हुए अबीर और सम्राट दोनों ही खामोश थे। उन दोनों को इस तरह चुपचाप देखकर मीना जी ने कहा, क्या बात है, तुम दोनों इतनी चुपचाप क्यों हो? उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया और उनकी नजरें शांभवी पर जाकर टिक गई। अभी कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी अचानक से प्लेट के गिरने की आवाज से चौंक गई। बदतमीज कहीं के, तुम लोगों को ढंग से खाना भी सर्व करना नहीं आता। इतना कहते हुए गौरी ने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ खाना परोसने वाले नौकर गोविंद को रसीद कर दिया। गौरी का गुस्सा देखकर डर के मारे गोविंद के हाथों से प्लेट छूटकर नीचे गिर गई और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। गोविंद घर का पुराना और वफादार नौकर था।
उसके साथ सभी लोग इज्जत के साथ पेश आया करते थे। उसे इस तरह थप्पड़ मारते हुए देखकर सभी को बहुत बुरा लगा। सम्राट अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे अनामिका की ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तभी उसने देखा अभी कोई कुछ कहता, इससे पहले ही शांभवी टेबल से उठ खड़ी हुई और जमीन पर गिरे हुए प्लेट के टुकड़े को उठाती हुई बोली, गोविंद काका, आप किचन में जाइए। अपनी बहन की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और ये सब कुछ मैं साफ कर लूँगी, आप फिक्र मत कीजिए। गोविंद अपने आंसुओं को छुपाता हुआ चुपचाप किचन में चला गया। शांभवी ने फुर्ती से फर्श को साफ कर दिया। गौरी के इस बर्ताव से सारे लोग अचंभे में थे, क्योंकि सबकी नज़रों में तो वही अनामिका थी जो घर के हर छोटे बड़े सदस्य, यहाँ तक कि सभी नौकरों के साथ भी इज्जत से पेश आया करती थी। अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन देखकर सब लोग हैरान थे। वहीं दूसरी ओर शांभवी के व्यवहार को देखकर उन्हें हर वक्त पहले वाली अनामिका का व्यवहार याद आता। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब कुछ देखकर विराट सिंघानिया थोड़े चिंतित हो गए। वहीं मीना जी भी ये सोचकर मन ही मन दुखी हो रही थी। आखिर अनामिका में आए हुए इस परिवर्तन की वजह क्या है? सालों बाद उन्होंने अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट और चेहरे पर सुकून देखा था, लेकिन अब फिर से वहीं सम्राट के चेहरे पर वही टेंशन नजर आने लगा था। खाना खत्म करने के बाद जब सारे लोग चले गए तो शांभवी ने गौरी से कहा, आज तूने ठीक नहीं किया गौरी। गोविंद काका इस घर के नौकर ही नहीं बल्कि घर के बुजुर्ग की तरह हैं और तुमने उनका इस तरह अपमान कर दिया। बस बस बहना, तुम्हें मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हें ये बात याद होनी चाहिए कि इस घर की होने वाली बहू मैं हूँ, तुम नहीं। गौरी ने गुस्से से भरकर शांभवी से कहा, बहू बनने वाली हो, अभी तक बनी नहीं हो, और वैसे भी किसी को तुम्हारी असलियत पता नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी हद में रहो। शांभवी ने गौरी को समझाते हुए कहा, लेकिन गौरी तो जल्द से जल्द सम्राट को पा लेने की कोशिश में अपना पूरा हक जमा लेना चाहती थी। शांभवी जब गौरी के कमरे से बाहर निकली तो उन्होंने सम्राट के पिता विराट सिंघानिया को हॉल में टहलते हुए देखा। वे समझ गई कि वे इस वक्त सम्राट के पापा बहुत टेंशन में हैं, क्योंकि जब वे टेंशन में हुआ करते थे तो इसी तरह हॉल में तेजी के साथ टहला करते थे। शांभवी ने पल भर उन्हें देखा और फिर कुछ सोचते हुए किचन में चली गई और कुछ बनाने की तैयारी करने लगी। सुबह सुबह गौरी के हाथों से थप्पड़ खाकर गोविंद दुखी था। उसने शांभवी को काम करते देखा तो इस डर से उसे मना करने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेम साहब फिर आकर उन्हें डांटने लगे। आपको जो भी कुछ चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं आपको बनाकर दे दूंगा, वरना अगर कहीं आपको किचन में काम करते हुए अनामिका मेम साहब ने देख लिया तो वे फिर से नाराज हो जाएंगी। गोविंद ने डरते डरते शांभवी से कहा। शांभवी ने पल भर गोविंद की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए उनके पास गई और बोली, गोविंद काका, आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं अंकल जी की फेवरेट डिश बनाने जा रही हूँ, जिसे खाते ही उनका मूड ठीक हो जाएगा। शांभवी की बात सुनकर गोविंद मुस्कुरा पड़ा, लेकिन अगले ही पल वे चौंकते हुए बोला, लेकिन बिटिया, आपको कैसे पता कि बड़े साहब को क्या पसंद है? पल भर के लिए शांभवी खामोश हो गई, लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया, मुझे मेरी बहन ने सब कुछ बताया है, आप बिल्कुल फिक्र न करिए। रात के खाने में मखाने की खीर और साबूदाने का उपमा, आलू और गोभी के पराठे, मेथी के पराठे और मक्खन के साथ बूंदी का रायता, और सबसे स्पेशल था सूखे मेवे की खीर। डाइनिंग टेबल पर ये सारी चीज़ें देखकर सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। गोविंद जैसे ही खाना परोसने के लिए आगे बढ़ा तो शांभवी ने उसे मना कर दिया। आप रहने दीजिए गोविंद काका, आज मैं सबको खाना अपने हाथों से सर्व करूंगी। मैंने आज सबकी पसंद का खाना बनाया है। सबसे पहले उसने विराट सिंघानिया की प्लेट में मेथी के पराठे, मखाने की खीर और बूंदी का रायता परोसा। इसे देखते ही मिस्टर सिंघानिया बहुत खुश हुए और बोले, अरे, तुम्हें मेरी पसंद के बारे में कैसे पता चला? चलो जो भी हो, लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे मेरा पसंदीदा खाना मिला है। लगता है तुम्हारी बहन ने तुम्हें सबकी पसंद नापसंद के बारे में बता दिया है। शांभवी ने कुछ नहीं कहा।
उसने सम्राट की प्लेट में गोभी का पराठा और मक्खन के साथ साथ सूखे मेवों की खीर परोसा। वहीं अबीर के लिए उसने आलू का पराठा और उसके ऊपर ढेर सारा मक्खन डालकर सर्व किया। खाने का पहला कौर मुंह में डालते ही उसके स्वाद को महसूस करके अबीर और सम्राट दोनों ही चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखा। ये तो वही स्वाद था, बिल्कुल वही अनामिका के हाथों वाला, अद्भुत और स्वादिष्ट। लेकिन ये हो क्या रहा है? अनामिका के सारे गुण उसकी बहन गौरी में कैसे मौजूद हो सकते हैं? आखिर ये क्या चक्कर है? वहीं मिसेस सिंघानिया भी शांभवी को बड़े प्यार से देखते हुए बोल रही थी। आज काफ़ी दिनों के बाद एक साथ सबकी पसंद का खाना बना है और स्वाद तो बिल्कुल अनामिका के हाथों का ही लगता है। ये सब कुछ देख और सुनकर जहाँ गौरी मन ही मन कूद रही थी, वहीं दूसरी ओर शांभवी सबको उनकी पसंद का खाना खिलाकर बहुत खुश हो रही थी। खाना खाकर सारे लोग अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन शांभवी वे बाहर बगीचे में टहल रही थी। सम्राट अपने कमरे की खिड़की से उसे टहलता हुआ देख रहा था। वही आदतें, वही मुस्कुराहट, वही आंखें और सबसे बड़ी बात, वही मदमस्त और इठलाती हुई चाल। सम्राट मन ही मन सोच रहा था कि ये सब कुछ अनामिका भूल चुकी है, लेकिन उसकी बहन में वही आदतें कैसे आ सकती है? एक का चेहरा अनामिका का है, लेकिन आदतें और व्यवहार दोनों बदल चुके हैं। वहीं दूसरी ओर उसकी बहन भले ही अनामिका जैसी नहीं दिखती है, लेकिन उसकी आदतें, उसका व्यवहार और स्वभाव सब अनामिका जैसा है। आखिर ये क्या चक्कर है? ये सारी बातें सोच सोचकर सम्राट के सर में दर्द होने लगा था। क्या बात है सैम, आज सारी रात खिड़की पर खड़े रहोगे क्या? अबीर ने कहा। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है अबीर, सम्राट ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। और मुझे भी तुम दोनों से ज़रूरी बातें करनी हैं। तुम दोनों ही बता दो, अभी करूँ या सुबह? सम्राट और अबीर उन दोनों ने जैसे ही पीछे की ओर पलटकर देखा तो पाया कि मीना जी उनके कमरे में खड़ी हुई थी और उन दोनों को बड़े गौर से देख रही थी। आप अभी तक सोई नहीं मम्मी? सम्राट ने कहा। शायद तुम दोनों ने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने अभी अभी बताया कि मुझे तुम दोनों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मीना जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिल रही थी। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ।